हमारी यूनिवर्स कितनी फैसिनेटिंग चीज़ों से भरी हुई है ना। ब्लैक होल और वाइट होल जैसे ऑब्जेक्ट्स का होना, इस यूनिवर्स का ओरिजिन, एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, ये सभी बहुत ही बड़ी मिस्ट्रीज है। तो क्यों ना आज इस वीडियो में यूनिवर्स के कुछ ऐसी फैसिनेटिंग चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए। कुछ सेंचुरीज पहले एस्ट्रोनॉमर्स ये सोचते थे कि आखिर ये कॉमेट्स क्या होती है और जो स्टार्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी केमिकल्स पाई जाती है। लेकिन समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और नए नए पावरफुल टेलीस्कोप्स बनना शुरू हुआ, जिसने इन सभी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर दिया। बाद में साइंटिस्ट इन सब चीज़ों से हटकर ब्लैक होल और वाइट होल जैसे हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन करने लगे। लेकिन अप्रैल 2019 में द इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप के द्वारा गैलेक्सी M87 के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की तस्वीर कैप्चर की गई। इसने ये तो प्रूव कर दिया कि ब्लैक होल जैसे ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करती है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है। फैसिनेटिंग चीज़ों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना गैलेक्सीज के फॉर्मेशन की भी बात की जाए। गैलेक्सीज फॉर्म होती है ग्रेविटी के कारण। यूनिवर्स के जन्म के समय जितनी भी मैटर थी वो सभी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी और इसीलिए यूनिवर्स के कुछ पार्ट्स में डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा थी और कुछ पार्ट्स में बहुत ही कम, जिसके कारण सभी मैटर्स उन जगहों पर इकट्ठी होने लगी जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा थी। वो सभी एरियाज़ जहाँ पर मैटर इकट्ठी होने लगी वो साइज़ में बड़ी होती गई। दूसरी तरफ वो एरियाज़ जहाँ पर डेंसिटी कम थी वो सब धीरे धीरे खाली होने लगे। इकट्ठा होते होते कुछ एरियाज़ में मैटर इतने इकट्ठे हो गए कि वो एक गैलेक्सी के साइज़ जितनी बन गए और ऐसे ही हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का भी जन्म हुआ था। कॉस्मोलॉजिस्ट अभी भी ये स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गैलेक्सीज का फॉर्मेशन एग्जैक्टली कैसे होता है। इसके लिए साइंटिस्ट एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग और सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि वो लोग एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए जो ऑलमोस्ट सिमिलर हो टू द रियल यूनिवर्स। ऐसे टेक्निकली क्रिएटेड यूनिवर्स के ऊपर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं और बाद में उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को ये लोग रियल यूनिवर्स के साथ कंपेयर करते हैं। ऐसी एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करके एक मॉडल बनाया गया जो रियल यूनिवर्स के साथ मिलती है। इस यूनिवर्स का ज़्यादातर पार्ट डार्क पार्टिकल से बनी हुई है और बहुत ही मुश्किल से ये पार्टिकल्स नॉर्मल एटॉम्स के साथ इंटरेक्ट करती है। डार्क पार्टिकल्स यानी कि किसी तरह के अननोन पार्टिकल्स। अकॉर्डिंग टू डीज मॉडल, इस यूनिवर्स में जितनी भी गैलेक्सीज है वो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, किसी तरह के बहुत ही पतले फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर से। इस मॉडल ने एक और चीज़ प्रेडिक्ट की थी कि जो बड़े गैलेक्सीज होते हैं उसके आसपास बहुत सारी छोटी गैलेक्सीज होती है जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। गैलेक्सीज के फॉर्मेशन के ऊपर इतनी सारी स्टडी की गई, लेकिन फिर भी ये बात क्लियर नहीं है कि यूनिवर्स के जन्म के बाद जो सबसे पहली गैलेक्सी बनी थी वो इतनी बड़ी और जल्दी कैसे बनी थी। अब आते हैं हमारी दूसरी फैसिनेटिंग क्वेश्चन की ओर। क्या हमारी सोलर सिस्टम यूनिक है? 1990s से पहले एस्ट्रोनॉमर्स के पास हमारी ही जैसे दूसरे सोलर सिस्टम होने का कोई एविडेंस नहीं था। हालांकि अभी हम सबको पता है कि हमारी सोलर सिस्टम की ही तरह इस यूनिवर्स में एक नहीं बल्कि कई सोलर सिस्टम हो सकती है। ये बात भी क्लियर है कि इस यूनिवर्स में सिर्फ सन ही एकमात्र बड़ी स्टार नहीं है। सन जितनी और उससे भी बड़ी स्टार इस यूनिवर्स में मौजूद है। आपको एक्सोप्लैनेट्स के बारे में तो ज़रूर आइडिया होगा। एक्सोप्लैनेट्स यानी कि वो सभी प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम की पार्ट नहीं है। दूसरी भाषा में वो सभी प्लैनेट्स जो सन की नहीं बल्कि किसी दूसरे स्टार्स के चारों ओर चक्कर लगाती है और एक अलग ही सोलर सिस्टम फॉर्म करती है, उसे एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। अभी तक मिलियंस ऑफ एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर की गई है और रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने ये कैलकुलेट किया है कि रात में हम आसमान में जितनी भी स्टार्स देखते हैं उन सभी स्टार्स की एक एक्सोप्लैनेट होती है जो उस स्टार की चारों ओर चक्कर लगाती है। हमारे सोलर सिस्टम की अरेंजमेंट कैसी है? सोलर सिस्टम के बीच में सन है और सन के चारों ओर सभी प्लैनेट्स चक्कर लगाती है ना? और जो रॉकी प्लैनेट्स होती है जो साइज में छोटी होती है वो सन के क्लोज होती है और जो बड़ी प्लैनेट्स होती है जो गैस से बनी हुई होती है वो सन से दूर होती है।
अब हम सबको ऐसा लगेगा कि यही पैटर्न यूनिवर्स के सभी सोलर सिस्टम में फॉलो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे सोलर सिस्टम्स हैं जिसमें उसके पेरेंट स्टार के चारों ओर बड़ी बड़ी गैसियस प्लैनेट्स चक्कर लगाती है, और ऐसी प्लैनेट्स को हॉट जुपिटर कहा जाता है। ये प्लैनेट्स अपनी पेरेंट स्टार के बहुत ही नज़दीक होती है, जिसके कारण इन प्लैनेट्स का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। इमेजिन करो अगर ऐसी ही जायंट हॉट जुपिटर प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करती तो क्या होता। शायद सनराइज और सनसेट के समय हमें आसमान में सन के साथ साथ एक और ब्राइट स्टार देखने को मिलता। हालांकि अभी की जो करंट टेलीस्कोप्स है वो सब इतनी पावरफुल नहीं है जिससे कि वो हमारी ही जैसी एक और सोलर सिस्टम को डिटेक्ट कर पाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि नेचर कभी भी किसी भी चीज़ का एक ही कॉपी नहीं बनाता। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ फ्यूचर में ज़रूर ऐसी सोलर सिस्टम्स डिस्कवर की जाएगी जो हमारी ही सोलर सिस्टम्स की तरह सिमिलर होगी। खैर, हमने सोलर सिस्टम की बात तो कर ली, अब बात करते हैं यूनिवर्स के फॉर्मेशन की। अभी तक तो बिग बैंग को ही रेस्पॉन्सिबल माना जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। कहा जाता है कि उस ब्लास्ट के बाद एनर्जी और मैटर बनना स्टार्ट हुआ था, और तब से लेकर अभी तक यूनिवर्स चारों ओर फैल रही है, और इसी पर्टिकुलर इवेंट से ही स्पेस और टाइम की शुरुआत हुई थी। रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन दिया कि एक दिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ये पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मैटर है, वो सभी एक जगह आकर इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि एक और बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि यूनिवर्स बहुत तेज़ी से फैल रही है और ये एक्सपांशन कभी नहीं रुकेगा। तो यूनिवर्स कैसे कोलैप्स हो सकता है? तो देखा जाए ये थ्योरी गलत प्रूफ हो गई। दूसरी तरफ कुछ फिजिसिस्ट का कहना था कि वो जो ब्लास्ट हुआ था बिग बैंग, वो हमारे यूनिवर्स और एक दूसरे यूनिवर्स के टकराने की वजह से हुआ था। हालांकि सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट खैर ये एक सजेशन था। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि मान लिया बिग बैंग के बाद यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन अगर बिग बैंग से पहले कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, कोई मैटर, कोई एनर्जी, कोई फोर्स ही नहीं था, तो वो ब्लास्ट आखिर कैसे हुआ? क्योंकि उस ब्लास्ट को होने के लिए कोई एनर्जी, कोई फोर्स तो चाहिए। सच में बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। यूनिवर्स के फॉर्मेशन का तो पता नहीं, लेकिन इसकी अंत कैसे होगी इसका भी किसी के पास कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, ब्लैक होल्स सबकी डेथ हो सकती है, लेकिन यूनिवर्स की डेथ कभी नहीं होगी। ये यूनिवर्स बहुत तेज़ी से फैल रही है, और 1998 के एक डिस्कवरी के अकॉर्डिंग इस एक्सपांशन का कारण एक किसी तरह की अननोन एनर्जी है, जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना है कि ये एक्सपांशन कभी नहीं रुकेगी। जितनी ज़्यादा यूनिवर्स दूर तक फैलेगी, उतनी ही ज़्यादा गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा जब इस यूनिवर्स के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट डार्क और एम्प्टी स्पेस से भरी होगी। ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि शायद यूनिवर्स के उस पॉइंट में कोई मैटर एग्जिस्ट ना करे, और जो ये मिस्टीरियस डार्क एनर्जी है जिसके कारण ये एक्सपांशन इतनी तेज़ी से हो रही है, शायद वो भी समय के साथ साथ और स्ट्रॉन्ग होती जाए।